सो दिस इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पावर लास्ट क्लास में। तो बैलेंस ऑफ पावर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बचा है, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, विच इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन में जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हम कवर कर रहे हैं, की कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा पार्ट बचा है जो रह गया था हमारा, उसको कवर करते हैं। ठीक है, आगे उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए बिकॉज टाइम हो गया था, तो आई एंडेड द सेशन। लिखिए हाउ एवर, ये थोड़ा सा आखिरी का रह गया है जो मैं डिक्टेट करा रही थी, वो लिख लीजिए। हाउ एवर इट डज नॉट मीन दैट balance of power as a concept altogether is irrelevant। यानी जो हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पावर को आज के टाइम पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, इस सिस्टम को, कि ये आज काम का नहीं है, आज इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एज अ कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर ये इररेलेवेंट है। ठीक है, और इसको डिफेंस अगर आपको देना है तो आप इसमें डेविड ह्यूम, इनका डिफेंस दे सकते हैं। लाइक ही राइटली सेड, इनका क्या कहना है, ही हेल्ड दैट, इनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर इज अ कॉमन सेंस। ये हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, तो वही चीज आप यहाँ पर फर्दर इसी को पॉइंट को आप आखिरी में लिख करके और डिफेंस देंगे अपना। जब आपको कंक्लूजन लिखना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको बता सकते हो आप कि इनका क्या मानना था। इनका मानना था कि जब तक कॉमन सेंस रहेगी तब तक बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रेलेवेंट रहेगा। एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस रेलेवेंट रहेगी, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी रेलेवेंट रहेगा। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पावर विल रिमेन रेलेवेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बचा है, इसको पहले फिर फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करेंगे नया टॉपिक आज का, कलेक्टिव सिक्योरिटी। आगे लिखिए, इट इज टू बी नोटेड इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये लिख लीजिए।
क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? देखिए, हमने ऊपर देखा था कि आज के टाइम पे कुछ रीजंस थे, आइडियल सिचुएशंस नहीं बन पा रही थी, इसी वजह से हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए आइडियल सिचुएशन ही नहीं है। तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो रेलेवेंट कैसे होगा बैलेंस ऑफ पावर? तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने बोला था कि आज के टाइम पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी चैलेंज करते हैं, इसीलिए पावर एसिमेट्री होती है, तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये प्रॉक्सीज ही होती हैं स्टेट की। तो इसीलिए नॉन स्टेट एक्टर की वजह से अगर हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर आज कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है, तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपने एक्सेप्ट करनी है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने डेफिनेटली चैलेंज किया है जो कन्वेंशनल वेपन्स होते थे, पहले टैंक्स होते थे, ये सब भी होते थे, उस पर ज़्यादा काम होता था। आज क्या है कि जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गए, इनकी वजह से चैलेंज तो डेफिनेटली हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन कभी भी रेलेवेंस इनका कम नहीं होगा। आज की सेंचुरी में भी देखोगे तो नेशंस बैलेंस ऑफ पावर एक्सरसाइज कर रही हैं न्यूक्लियर वेपन को लेकर के। जैसे कि इंडिया ने डेटरेंस अपनी बना रखी है न्यूक्लियर वेपन से, एक सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर है कि चाइना या फिर पाकिस्तान हम पे अटैक ना करते। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी यही चीज़ की है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। सो कौन सी ऐसी रीजन है जहाँ पर हमको बैलेंस ऑफ पावर गेम देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स राइट दैट। आज के टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर सबसे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया पैसिफिक रीजन। इट इज बिकॉज ऑफ द गेम।
व्हाट राघव, कोई क्वेरी है आपकी? आर गोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। तो पहले ये पॉइंट समझते हैं। देखिए, कौन से रीजन में बैलेंस ऑफ पावर का गेम चल रहा है? एशिया पैसिफिक में। इसी गेम की वजह से हम समझते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, पहले अटलांटिक में हुआ करती थी, अब एशिया पैसिफिक में हो गई है। मतलब जैसे पहले होता था ना, बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में ज़्यादा होता था, यूएसए के साथ में मिलकर के, इसमें ज़्यादा होता था। आज क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पावर ज़्यादातर इधर वाली साइड होता है, एशिया पैसिफिक वाली साइड, जहाँ पे इंडिया के, चाइना के अपने अलायंसेस बन रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज बस ये शिफ्ट हो गया है एशिया पैसिफिक वाली साइड, क्योंकि चाइना अब राइज कर रहा है, चाइना चैलेंज कर रहा है यूएसए को। तो इसके चलते अब देखेंगे कि हम यूएसए खुद यू नो एशिया रीबैलेंस की पॉलिसी लेकर के आई। जो यूएसए ने अपनी एशिया पिवट पॉलिसी स्टार्ट की, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट की है। आवाज आ रही है मेरी? कहाँ तक सुना राघव? मुझे पता ही नहीं चला, ये एकदम से बस रिफ्रेश हुआ एंड दैट्स हाउ आई गॉट योर मैसेज कि स्टक हो गया बीच में। ठीक है, देखिए कौन से रीजन में है बीओपी गेम, बैलेंस ऑफ पावर गेम। पहले हुआ करती थी अटलांटिक में, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चेंज हो गई है, अब बैलेंस ऑफ पावर की गेम जा रही है चाइना वाली साइड, एशिया पैसिफिक वाली साइड। यही रीजन है इसका, राइज ऑफ चाइना इसका रीजन है, क्योंकि देखो चाइना फोर्स कर रहा है यूएसए को, अब राइज कर रहा है चाइना, कल को निकल जाएगा तो यूएसए के केस में इनसिक्योरिटी है चाइना को लेकर के, यूएसए इज इनसिक्योर। तो यूएसए के ज़्यादा हमने देखा था कि ज़्यादा चांसेस हैं कि अटैक पहले यूएसए करेगा, और इसीलिए यूएसए ने, हम देखेंगे कि एशिया टू एशिया पिवट पॉलिसी भी स्टार्ट की है चाइना को कंटेन करने के लिए, एशिया रीबैलेंस पॉलिसी स्टार्ट की है। सो इस पॉलिसी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें यूएस मरीन्स ने अपने डिप्लॉय किया है यहाँ पर, अपने इंडिया के साथ में, जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्वाड बनाया है। ये अलायंस और क्वाजी अलायंस चल रही हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो कन्वेंशनल वॉर है,
वो होगी, लेकिन वो होगी यूएसए की पॉलिसी की वजह से। यूएसए की पॉलिसी क्या है कि अपना जो बर्डन है, आपको जो इनके हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है चाइना, तो ऑब्वियसली ये चाइना के अगेंस्ट में इनको कुछ करना चाहिए। लेकिन ये खुद डायरेक्ट एक्शन ना लेकर के इनडायरेक्ट एक्शन के थ्रू, बैक पासिंग के थ्रू इंडिया पे ये बर्डन डाल रहे हैं इस चीज़ का, चाइना को कंटेन करने का। एट द सेम टाइम वेट एंड ब्लीड है कि हमेशा जो यूएसए होता है, एक वीक कंट्री होती है, उसका सपोर्ट करता है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है उसके अगेंस्ट में सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपस में लड़े भिड़े और आपस में लड़ते रहेंगे ये, तो कोई भी एज अ रीजनल पावर इमर्ज नहीं होगी। रीजनल पावर इमर्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली कि ग्लोबल पावर इमर्ज नहीं होगी। तो सभी मेजर कंट्रीज आज के टाइम पे दे आर एक्वायरिंग दीज कन्वेंशनल वेपन्स। और ज़्यादा देखोगे कि ये जो कन्वेंशनल वेपन्स है, सभी की यू नो जो भी पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जितने भी हैं, ठीक है, जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं। आगे लिखिए अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इन दैट रेलेवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर में ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सेकंड पॉइंट है
ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। सिमिलर सिचुएशंस हम देखते हैं कि ईस्टर्न एंड सादर्न यूरोप में भी हैं। अब ये जो कंट्रीज हैं ये रशिया के नेबरहुड में हैं, तो यहाँ से भी वॉर शुरू हो सकती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर इसी वजह से यहाँ पे भी रेलेवेंट रहेगा। जो कंट्रीज यहाँ पर हैं दे आर गोइंग फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सो उसके चलते हम देखेंगे कि जो यूरोपियन डेटरेंस था, जो कॉन्सेप्ट था, इस केस में फिर उसकी रेलेवेंस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो रशिया और ना ही नेटो, इनकी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की। ठीक है, इनकी नहीं है। तो ऐसे में ये जो डिटरेंस आ रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू, कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में भी ऐसा ही है, लेकिन मिडल ईस्ट रीजन में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जहाँ पर डेटरेंस पॉसिबल नहीं है, पहली चीज यूरोप में डेटरेंस पॉसिबल है। ठीक है, वहाँ हो गया, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एशिया पैसिफिक है। अब मिडल ईस्ट में भी देखोगे तो मिडल ईस्ट में कॉब वेब मॉडल है। मिडल ईस्ट में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में यूएस हेजीमनी है। एंड यूएस हेजीमनी की वजह से यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डोमिनेट पावर हो गई मिडल ईस्ट में। तो आइडियली हम देखेंगे कि सिर्फ सिचुएशंस एशिया पैसिफिक में ही है जिसकी वजह से पूरा बैलेंस ऑफ पावर का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्सेप्ट था, जो पहले अटलांटिक में एग्जिस्ट करता था, वो अब एग्जिस्ट कर रहा है इधर वाली साइड, एशिया पैसिफिक वाली साइड। इसी वजह से यूएसए ने अपनी खुद की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी का इसने नाम तक इसने शिफ्ट किया है, अपना चेंज किया है, जिसका नाम इसमें रखा गया है एशिया रीबैलेंस। एशिया रीबैलेंस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पावर की रेलेवेंस, बैलेंस ऑफ पावर कितना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, वो हम कर चुके हैं। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे
सो व्हाट इज दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी? देखिए, एक तो होता है बैलेंस ऑफ पावर, एक होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी। हमने देखा था बैलेंस ऑफ पावर आया था 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देखेंगे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें चार पांच ग्रेट पावर्स होंगी और आपस में अलायंसेस इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसिंग के थ्रू बैलेंस मेंटेन करके रखेंगी यूरोप में। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई फाइनली, और 1848 से लेकर के 1914 तक, ऑलमोस्ट 1814 भी क्या बोलोगे, 1814 से लो, हाँ, 1814 से लेकर के 1914 तक हम देखेंगे कि पीस प्रिवेल करेगा वियना कांग्रेस में जो डिसीजन लिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी विल सी दैट कि बाद में आके बैलेंस ऑफ पावर की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, एक लोकल वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जिसकी वजह से आगे वुड्रो विल्सन ये बोलेंगे कि हमको बैलेंस ऑफ पावर पर रिलाई नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर आर द पावर ऑफ इट रिजल्ट टू पावर स्ट्रगल अमंग द नेशन, क्योंकि इसकी वजह से सभी देश जो है आपस में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, अपने डोमिनेशन को दिखाने के लिए। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब था कि सभी देश मिलकर के साथ में आएंगे एंड दीज नेशंस विल बी मेंटेनिंग द कलेक्टिव सिक्योरिटी कि वॉर्स ना हो। जो भी कंट्री वॉर स्टार्ट करेगा उस कंट्री पे सैंक्शन लगेंगे, उस कंट्री को पनिश किया जाएगा, ये सभी चीज़ें थी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो वुड्रो विल्सन स्कूल में इमर्ज हुआ, ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव था बैलेंस ऑफ पावर का। और कलेक्टिव सिक्योरिटी मैंने आपको बताया ये लिबरल अप्रोच है जो यूएसए ने स्टार्ट की थी 1919 में। एंड दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कि बैलेंस ऑफ पावर की जगह पे अगर आपको सही काम करना है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू कर किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें ये बैलेंस ऑफ पावर का जो आइडिया होता है, चाहे कलेक्टिव सिक्योरिटी हो या बैलेंस ऑफ पावर हो, दोनों ही पावर को मैनेज करने के तरीके हैं। आप दो अलग अलग तरीके फॉलो कर रहे हो लेकिन काम एक ही कर रहे हो, पावर को मैनेज करने का। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को इस व्यू से देखा जाता है कि आप पावर को अगर आपको काउंटर करना है तो उसका एंटीडोट होता है उससे भी ज़्यादा पावर को लेके आना। ग्रेटर पावर एक छोटी पावर को काउंटर कर देगी। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि जो सॉवरेनिटी होती है स्टेट की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड वॉर जो होती है वो एंड करने के लिए होती है। इट इज सीन एज अ मीन्स टू यू नो जो बेसिकली वॉर करते हैं एक दूसरे नेशंस यहाँ पर, वो होता किस वजह से है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपको अपने नेशन की सिक्योर सॉवरेनिटी को इंश्योर करना है, इसीलिए दो कंट्रीज आपस में वॉर में जाएंगे, ठीक है, टू मेक श्योर कि इंडिपेंडेंस रहे, उनकी डोमिनेंस रहे, अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए। सो ये है डेफिनेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी की। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में? वी कैन से दैट कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट, ये इसी का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। कलेक्टिव सिक्योरिटी में अब एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म रहेगी ये।
नाटो कलेक्टिव सिक्योरिटी में आएगा। यस, कलेक्टिव सिक्योरिटी में आएगा। United Nations acts like a counter to NATO in interest. नो, नो, अगर यूएन एक सेट है तो नेटो उसका सबसेट है। सेम ही आइडिया को प्रमोट कर रहा है। करेक्ट, सेम इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा ना, क्योंकि यूएन में भी यूएसए की हेजमनी है और नेटो में भी। एग्जाम्पल, हेलो,
Hi. Hi. Yeah. Good afternoon. Yeah. 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 Okay. Can you give me like 1 day break? I really need it. Huh. Yeah. Sure. We can plan for that. Yeah. I still don't know. Can you please send me again? Okay. Huh. Okay. Okay. Sure. Okay. हम्म हम्म ठीक है ठीक है ओके ओके श्योर बाय टेक केयर इतना लिख लिया See, United Nation is definitely a failure, Chinmay. Is NATO a success? Well, for the purpose of deterrence, NATO was made, so it is in that context, yes, it can be said that it was a success. But when it comes to United Nation, not a success. We will be looking at that. In fact, नॉट अ फुल फ्लेजेड हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे देखो चिन्मय कि फुल फ्लेजेड फेलियर है इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन में WHO सबसे सक्सेसफुल एजेंसी है यहाँ की आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी अभी ठीक है बीच में थोड़ा स्टक हो गया होगा बिकॉज मैं मुझे लगा आपके मैसेजेस नहीं आ रहे थे दैट्स वाई तो मैंने रिफ्रेश किया था अभी ठीक है ना हाँ तो यू गॉट योर आंसर यूनाइटेड नेशन देखो वॉज नॉट अ कंप्लीट फेलियर यूएन का टॉपिक अब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देखना अभी एक बार की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद यूनाइटेड नेशन ही स्टार्ट होगा तो WHO जो है एजेंसी इसकी सबसे सक्सेसफुल है इनफैक्ट आगे देखिए
institution.
write a little note. तो थोड़ा पढ़ते हैं इसको। देखिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में हम बोल रहे, मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पावर में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कलेक्टिव सिक्योरिटी में इंस्टीट्यूशन होता। कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमको यूनाइटेड नेशन दिखेगा जो एज ए इंस्टीट्यूशन इसको सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस ऑफ पावर में तो एनार्की थी, कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे लीग ऑफ नेशन होगा, यूनाइटेड नेशन होगा। बैलेंस ऑफ पावर एक एडहॉक कॉन्सेप्ट होता है। एडहॉक मतलब कि आप कोई भी तरीके से अपनी बैलेंस पावर मेंटेन अपनी ग्रेड कर सकते हो, ठीक है, उसको इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, एडहॉक नहीं होता कि अपने मर्जी मुताबिक कभी भी इंक्रीज कर ली। इसमें इंस्टीट्यूशन रहेगा एट ऑल टाइम्स।
इसीलिए जब हम बैलेंस ऑफ पावर को देखते हैं, जब हमने कवर किया था, तो उसमें अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, सिक्योरिटी डायलेमा हमेशा बना रहता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता। कलेक्टिवली सिक्योरिटी में क्योंकि थ्योरेटिकल सर्टेनिटी होती है, यहाँ पर लॉज बनाए होते हैं, सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि दोनों में से कलेक्टिव सिक्योरिटी को बेहतर बोला जाता है। लेकिन अनसर्टेनिटी तो रहती ही है बैलेंस ऑफ पावर में। जैसे कि नेपोलियन जब उस टाइम पे वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल अपने आप ऑटोमेटिकली इमर्ज नहीं हुए थे कि बैलेंस ऑफ पावर हो। और कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पावर इंक्रीज कर रहे थे नेपोलियन फ्रांस में, तो बहुत टाइम लगा था कंट्रीज को ये रियलाइज करने में कि ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको रिड्यूस करने में भी बहुत टाइम तक वॉर्स हुई हैं। हर बार नेपोलियन ने हरा दिया था, और फाइनली बहुत काफ़ी टाइम लगा उनको नेपोलियन की राइज को कंटेन करने में। इसीलिए हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी रहती है कि बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज होगा भी या नहीं होगा, देर विल बी एन अनसर्टेनिटी ऑलवेज। तो बैलेंस ऑफ पावर रेलेवेंट तब रहता है जब ग्रेट पावर्स होती हैं, लेकिन कलेक्टिवली कलेक्टिव सिक्योरिटी, चाहे छोटी पावर्स भी हो इन्वॉल्व, गरीब नेशन है, पुअर नेशन है, वो भी इन्वॉल्व होंगे तो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावरफुल कंट्री होगी तो ही बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज होगा। यही रीज़न है कि जब नेपोलियन अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे, जब छोटे स्टेट में हो रहा था तो फर्क नहीं पड़ा, कोई बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बड़े स्टेट वाली बात आई, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर रेलेवेंट भी है ग्रेट पावर्स के लिए, लेकिन जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इट इज़ हाईली यूजफुल। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वी गेट टू नो कि एक बार को जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, इसमें ये अलायंसेस बना लेंगे तो ये आर्म्स रेसेस अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी में पीस के लिए, स्पेशली पीस के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे आर्म्स रेस नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, ऐसा हमने देखा। लेकिन ऑब्वियसली आगे नहीं हुआ, ये थ्योरी में है, ऐसा थ्योरेटिकली ऐसा बोला गया है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी से आर्म्स रेस कम हो जाएंगे, एंड दैट इज वाई जब यूनाइटेड नेशन आया तो बोला, सो सॉरी, तो बोला ये जा रहा था कि आर्म्स रेस इससे बंद हो जाएंगे, जो सभी देश इतने हथियार इतने वो कर रहे थे, और आज के टाइम पे भी है, आर्म्स रेस अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इसीलिए ये डेंजर बना रहता है कि आने वाले टाइम में अगर यही न्यूक्लियर वेपन्स आईसिस के हाथ लग गए तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, तो उस कॉन्सिक्वेंस से हमें पड़ा है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक चलता है कि सब कुछ सही रहेगा, ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है ये, क्योंकि ना तो हमने लीग ऑफ नेशन के अंदर देखा, ना ही यूनाइटेड नेशन के अंदर देखा कि जो भी ऑपरेशंस लिए गए वो सक्सेसफुली पूरे हुए। ठीक है, तो सक्सेसफुल तो नहीं रहे, ना यूनाइटेड नेशन आर्म्स रेस को रोक पाया, और लीग ऑफ नेशन तो वैसे ही फेल हो चुका था। तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्योंकि कंट्रीज होती हैं उनका इतना फेथ नहीं होता है इसमें, दैट इज वाई ये जो कंट्रीज होती हैं दे गो फॉर न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस के उसमें जाती हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस अलग चीज़ होती है और सिक्योरिटी अलग होती है। डिफेंस का मतलब होता है जैसे नेटो हो गया, CSTO, वॉर्सो पैक्ट। इसमें क्या होता है, सिर्फ आप उसके मेंबर हो तो आपका एक डिफाइंड एनिमी होता है, उसके प्रति आप काम करते हो, उसके अगेंस्ट में काम करते हो। ठीक है, दैट इज डिफेंस, मिलिट्री अलायंस को पूरा। और सिक्योरिटी इज डिफरेंट। सिक्योरिटी में लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडीज जो होती हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेगा, इसमें नॉन मेंबर्स भी हैं, उनको भी हेल्प, यूनाइटेड नेशन में वो हेल्प मांग सकते हैं। एट द सेम टाइम वी सी कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है इनका कोई वेल डिफाइंड एनिमी नहीं होता, ये न्यूट्रल रहते हैं, एनिमी डिफाइंड नहीं होता। कोई भी कंट्री इसीलिए अप्रोच कर सकती है यूनाइटेड नेशन को। तो ऑन अ ऑब्जेक्टिव नोट,
आप कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफरेंस डिफेंस का डिफरेंस याद रख सकते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी यूनिवर्सल है, कलेक्टिव डिफेंस रीजनल है। ठीक है, रीजनल है मतलब सिर्फ मेंबर्स जो होते हैं वही इसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी न्यूट्रल होती है, कलेक्टिव डिफेंस में वेल डिफाइंड एनिमी होता है, जैसे नेटो का एक वेल डिफाइंड एनिमी था ऐसे। बाकी इंडिया की क्या व्यूज है इसको लेकर के, लेट अस सी दैट। यूएन पीस कीपिंग, फिर वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में आ गया ना राघव। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में भी अभी यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे, यूएन का टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ेंगे नवंबर में। मंडे से यूएन का टॉपिक मंडे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यूएन में आता है वो, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में आता है ये, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। इसीलिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस का कोई वेल डिफाइंड एनिमी नहीं है। अब इंडिया के क्या व्यूज होते हैं, इंडिया हमेशा से कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट को अपोज करता है, इसीलिए इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, एंड नैम इंडिया ने इसीलिए भी साइन किया था ताकि इन पैक्ट से, ऐसे कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट और पावर ब्लॉक्स होते हैं उनसे दूर रहे इंडिया। लेकिन इंडिया ने हमेशा से कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट किया है, जैसे कि नेहरू नेहरू बैलेंस ऑफ पावर को सपोर्ट नहीं करते हैं, नेहरू कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया में हम देखते हैं कि कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट को बहुत अंडरमाइन किया जाता है और इंडिया में कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी फेथ है। तो ये तो हो गए इंडिया के व्यू। अब देखते हैं यूएसए के व्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर।
हम्म। फास्टेस्ट, सॉरी एक्चुअली बोला भी ज्यादा नहीं जा रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, लिखा भी ज्यादा नहीं जा रहा है, बहुत सीरियस रेस्ट की जरूरत है। इसीलिए भी मैं ज्यादा लिखने पे थोड़ा सा कर रही हूँ कि क्योंकि गले से ज्यादा मुझे, मतलब नहीं, हाथ से ज्यादा मुझे थोड़ा ये है कि सांस आता रहे। दैट्स व्हाई। डन। ओके, आगे लिखिए। चिन्मय, इज इट स्टक? नहीं ना? हम्म।
Whenever you are done, please let me know. Yes, I'm going to check that. You have written all those, Chinmay? Today, I'll check it. Today, we are having another class at 8 o'clock. That's when I'll check it. Okay. नहीं, that class मैं cancel करूँगी. Because I want, और वो भी क्लास जो शाम को होगी ना, 8 से 9 बजे तक की होगी, probably. Tell me whenever you are done.
5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर लिखती हूँ. इंटरेस्ट ओवर जस्टिस, पीस, ऑर्डर. डन. पहला पॉइंट लिख लीजिए. लेट मी स्पीक ओनली. हाथ दर्द कर रहा है. 1950 कोरियन क्राइसिस. 1950 कोरियन क्राइसिस. इवन इन हियर, इसी में आगे लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए. इवन इन हियर it was not operationalized in ideal sense. In ideal sense. Korean crisis itself was the reflection of Korean crisis itself was the reflection of Cold War. Next, North Korea was aggressor. North Korea was supported by China and Russia. South Korea was under the influence of USA. USA was supposed to punish USA was supposed to punish
द एग्रेशन ऑफ बाय नॉर्थ कोरिया. The aggression by North Korea. USA was successful in getting USA was successful in getting the permission of collective security from UN from UN only because Russian representative was absent. Absent. Russia was boycotting United Nations Security Council on issue of permanent seat for communist China. Permanent seat for communist China. The moment Russian representative came to know about resolution, it came back and used veto power. It came back and used veto power. हिंदी में हिंदी में ऑलरेडी जो नोट्स होंगे ना रश्मि, उसमें ये मेंशन होगा, ये सभी चीजें. यूएन और यूएन चार्टर तो आपको मिल ही जाएगा, किसी भी विजन का हिंदी में मिल जाएगा शायद. और बाकी जो नोट्स अभी दिए थे उसमें आपको मिल ही जाएगा, ये सब चीज़ें एज इट इज़. काफ़ी सिमिलैरिटी है जो हिंदी के नोट्स थे रश्मि. एक बार उमंग या प्रंजल से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, उनके पास हैं सारे हिंदी के नोट्स. अब एक बार देख लेना, उनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें मिल जाएगा. चलिए, दिस इज़ इट फॉर टुडे. अभी आज के लिए इतना ही है. कंटिन्यू करेंगे मंडे से होपफुली, तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा. लिखेंगे बाद में, पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, ठीक है. विल ट्राई दैट. थैंक यू वेरी मच. बीच में मैं छुट्टी लूँगी 3 दिन की, बिकॉज आई सीरियसली नीड हॉलीडे. आपको पता ही है मेरी पिछले दिनों से बहुत तबीयत खराब है. हाँ, नेक्स्ट क्लास इसलिए मंडे को होगी. आपकी वैसे भी वीकेंड की छुट्टी होगी और कल की मैं छुट्टी लूँगी, बिकॉज मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार सुबह से 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम कर रही हूँ. दैट्स वाई. ठीक है. आंसर राइटिंग अभी आपकी नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी जिनमें. और बाकी आज एक आंसर राइटिंग की क्लास है जो मैं 8 बजे लूँगी.